मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। मेरा चैनल बी प्रैक्टिकल टेक आपका स्वागत करता है। आज मैं आपको एक BLDC एयर कूलर बनाने का तरीका बताने जा रहा हूं, जिसमें ग्रास पैड या हनी कॉम्ब पैड नहीं है, लेकिन ये शीर्ष ब्रांडों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले एयर कूलर की तुलना में बेहतर कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। ये वास्तव में एयर कूलर कम एयर वॉशर है। एयर वॉशर का मतलब है कि यह कूलर हवा में मौजूद सभी अशुद्धियों जैसे धूल और प्रदूषकों को हटा देता है। यदि जलवायु शुष्क हो तो 24 घंटे में इसकी पानी की खपत 50 लीटर है। इस कूलर को विकसित करने में मुझे 1 साल का समय लगा। अतीत में मैंने इस कूलर के लगभग 5 प्रोटोटाइप बनाए हैं। अंतिम सफलता प्राप्त करने के लिए मैंने इस कूलर के सैकड़ों परीक्षण किए हैं। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद मुझे सफलता मिल ही गई। आप जो देख रहे हैं वह ये 5वां प्रोटोटाइप है और यह 100% संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है। ये कूलर मैं 10 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस अंतिम मॉडल में बिल्कुल सभी कमियां दूर कर दी गई हैं। मैंने इस कूलर में 20 वॉट का BLDC पंखा इस्तेमाल किया है। इसके वाटर पंप की बिजली खपत केवल 12 वॉट है, तो इसकी कुल बिजली खपत केवल 32 वॉट है, जो पारंपरिक एयर कूलर की तुलना में बहुत कम है। इससे बिजली बिल पर मेरा पैसा बचता है। इस रूपांतरण के लिए कई सरल तरकीबें और कौशल की आवश्यकता है, इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप इस रूपांतरण की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो अंत तक अवश्य देखना चाहिए। यहाँ मैंने इस कूलर के निर्माण को डिसअसेंबली के साथ असेंबली को भी दिखाया है। जो लोग वास्तव में इस कूलर को स्वयं बनाना चाहते हैं उन्हें दोनों चीजें अवश्य देखनी चाहिए। अब देखिए, कूलर काम कर रहा है और बहुत कम शोर पैदा कर रहा है। इस वीडियो में इवेपोरेटिव एयर कूलर के फायदे, नुकसान और मेंटेनेंस टिप्स भी शामिल हैं। इस वीडियो में BLDC फैन के फायदे और निर्माण को भी शामिल किया गया है। अब मैं आपको इस कूलर के अंदर का भाग दिखाऊंगा, जो इस कूलर के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अब मैंने BLDC फैन माउंटिंग बॉक्स को कूलर बॉडी से उठा लिया है। कूलर बॉडी के शीर्ष पर एक त्रिकोणीय आकार की PVC स्क्रीन दिखाई दे रही है। ये 2 परत वाली स्क्रीन है और यह पानी की बूंदों को बाहर आने से रोकती है। अब मैंने इस त्रिकोणीय आकार की स्क्रीन को कूलर बॉडी से उठा लिया है। अब स्प्रिंकलर दिखाई दे रहे हैं और इन स्प्रिंकलर से पानी की छोटी छोटी बूंदें निकल रही हैं। ये स्प्रिंकलर लगातार त्रिकोणीय स्क्रीन और साइड कूलेंट स्क्रीन को गीला कर रहे हैं। इन स्क्रीनों के माध्यम से हवा का प्रवाह होता है और आर्द्रीकरण और धुलाई होती है। अंत में हमें ताजी हवा मिलती है। अब देखिए, इन स्प्रिंकलर से पानी का बहाव इतना तेज है कि यह पानी जमीन पर गिर रहा है और कमरे में फैल रहा है। अब मैंने त्रिकोणीय स्क्रीन को उसके स्थान पर रख दिया है और BLDC फैन माउंटिंग बॉक्स को भी उसके स्थान पर रख दिया है। अब हम इस कूलर को पूरी तरह से डिसअसेंबल करके देखेंगे। अब मैं BLDC फैन माउंटिंग बॉक्स का ढक्कन खोल रहा हूं, जो शीर्ष पर स्थित है। अब मैंने BLDC फैन माउंटिंग बॉक्स उठा लिया है और फर्श पर रख दिया है। अब मैं फैन माउंटिंग बॉक्स से BLDC फैन को हटा रहा हूं। इस BLDC फैन को फैन माउंटिंग बॉक्स के स्क्वायर होल से निकालना बहुत आसान है। बस फैन को फैन माउंटिंग बॉक्स के अंदर धकेलें और यह फैन माउंटिंग बॉक्स के अंदर चला जाएगा। उसके बाद फैन माउंटिंग बॉक्स से BLDC फैन को अंदर उठाएं और बाहर निकालें। BLDC फैन की पावर केबल भी बाहर निकल दे। अब आप जो देख रहे हैं वह BLDC एग्जॉस्ट फैन है। इसका निर्माण एटमबर्ग द्वारा किया गया है। इसकी बिजली खपत मात्र 20 वॉट है। अब आप जो देख रहे हैं वह BLDC फैन माउंटिंग बॉक्स या फैन हाउसिंग है। अब मैं आपको इस बॉक्स के निर्माण और डिजाइन के विवरण के बारे में बताऊंगा। यह एक मिमी मोटी SS204 ग्रेड स्टेनलेस स्टील शीट से बना है। मेरी ड्राइंग के अनुसार इसका निर्माण शीट मेटल फैब्रिकेशन एजेंसी द्वारा किया गया है। इसकी ऊंचाई 20 इंच, लंबाई और चौड़ाई 16 इंच है। इसके फैन माउंटिंग स्क्वायर होल का आकार 11.5 इंच है। पीछे की ओर 3 छेद और बाईं ओर एक छेद दिखाई दे रहा है। ये छेद एडहीसिव वाली टेप से बंद हैं और अब उपयोग में नहीं हैं। दरअसल ये छेद एयर कूलर पर अलग अलग ट्रायल्स लेने के लिए बनाए गए थे। अब इनकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए इन्हें बंद कर दिया गया है। अब इस बॉक्स के अंदर का भाग दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स के ऊपर और नीचे के किनारों को मोटे स्टील के तार डालकर गोल किया गया है। इस फैन माउंटिंग बॉक्स के अंदर ढक्कन को सहारा देने और ढक्कन को बॉक्स के अंदर गिरने से बचाने के लिए ब्रैकेट दिए गए हैं। अब मैं आपको त्रिकोणीय आकार के PVC स्क्रीन निर्माण के बारे में समझाऊंगा, जो कूलर मेन बॉडी टॉप पर रखा गया है। अब मैं मेन बॉडी से त्रिकोणीय स्क्रीन हटा रहा हूँ। इसके निचले हिस्से का आयाम 16 इंच गुना 16 इंच है। इसकी ऊंचाई 15 इंच है। पहला सवाल यह है कि इसे त्रिकोणीय आकार में क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसके त्रिकोणीय आकार के कारण ये BLDC एग्जॉस्ट फैन को भिड़ता नहीं है। अगला सवाल यह है कि इसे 2 परतों में क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 2 परतों के कारण ये स्प्रिंकलर से पानी की बूंदों को रोकता है। यदि पानी की बूंदें त्रिकोणीय स्क्रीन से बाहर आती हैं तो वे पंखे को नुकसान पहुंचाएंगी। साथ ही हम पानी की बूंदों के साथ ऐसी हवा में आरामदायक महसूस नहीं करेंगे।
अगला सवाल यह है कि त्रिकोणीय स्क्रीन इतनी बड़ी क्यों होती है? क्योंकि इसके बड़े आकार के कारण यह अधिक सतह क्षेत्र प्रदान करता है और जिसके कारण इसमें अधिक वायु प्रवाह होता है। अंततः हमें इस कूलर से उच्च वायु प्रवाह और बेहतर कूलिंग इफेक्ट मिलता है। त्रिकोणीय स्क्रीन के निचले किनारों पर पीवीसी पाइप का चौकोर फ्रेम लगा हुआ है। ये कूलर बॉडी पर त्रिकोणीय पीवीसी स्क्रीन का आसान फिटमेंट सुनिश्चित करता है। यह इस स्क्रीन को कूलर बॉडी के अंदर गिरने से भी बचाता है। ये त्रिकोणीय स्क्रीन के आकार को भी बनाए रखता है। पीवीसी पाइप को धागे और सुई का उपयोग करके हाथ से सिलाई करके पीवीसी स्क्रीन से जोड़ा है। अब नजदीक से त्रिकोणीय स्क्रीन का क्लोज अप दिखाई दे रहा है। पूरी स्क्रीन को धागे और सुई का उपयोग करके हाथ से सिला गया है। अब एयर कूलर बॉडी की बाहरी सतह दिखाई दे रही है। ये कूलर बॉडी भी SS204 ग्रेड स्टेनलेस स्टील 1 मिमी मोटी शीट से बनाई गई है। ये कूलर बॉडी शीट मेटल फैब्रिकेशन एजेंसी द्वारा निर्मित है। यहाँ सभी 4 कूलर बॉडी स्क्वायर होल को कवर करने वाली 4 परत पीवीसी स्क्रीन का भी उपयोग किया गया है। पीवीसी स्क्रीन को धागे की मदद से कूलर बॉडी से बांधा गया है। कूलर बॉडी से स्क्रीन हटाने के लिए मैं कैंची से सभी 4 धागे काट रहा हूँ। अब मैं कूलर बॉडी से स्क्रीन उठाकर हटा रहा हूँ। अब मैंने स्क्रीन को जमीन पर रख दिया है। अब इस स्क्रीन की कई परतें दिखाई दे रही हैं। इस स्क्रीन के कई परतों वाले किनारों को धागे और सुई की मदद से हाथ से सिलाई करके एक टुकड़े में इकट्ठा किया गया है। अब मैं स्क्रीन की परतें उठा रहा हूँ। अंदर की परतें दिखाई दे रही हैं। स्प्रिंकलर से निकलने वाली महीन बूंदों के कारण इस स्क्रीन की सभी परतें गीली हो जाती हैं। जब हवा इन गीली परतों से होकर गुजरती है तो यह आर्द्र हो जाती है और वॉश हो जाती है। ये स्क्रीन कूलर बॉडी के सभी 4 स्क्वायर होल्स में फिट की गई है। यह उच्च सतह क्षेत्र सुनिश्चित करती है और अंततः हमें इस कूलर से उच्च वायु प्रवाह दर प्राप्त होती है। अब आप जो देख रहे हैं वह स्प्रिंकलर यूनिट असेंबली है। इसे मुख्य बॉडी सम्प या वाटर स्टोरेज टैंक में रखा जाता है। स्प्रिंकलर की ऊंचाई सम्प या वाटर स्टोरेज टैंक की ऊंचाई से अधिक होती है। जब सम्प या वाटर स्टोरेज टैंक पूरी तरह से पानी से भर जाता है तो स्प्रिंकलर को पानी में नहीं डुबाना चाहिए, अन्यथा वे पानी का छिड़काव नहीं करेंगे। इन स्प्रिंकलर का उपयोग खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों के छिड़काव पंप में किया जाता है। पानी को छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकालने के लिए इन स्प्रिंकलर पर छोटे छोटे छेद होते हैं। अब मैं इस स्प्रिंकलर, पीवीसी पाइप स्टैंड, पंप, फिल्टर और केबल असेंबली को उठा रहा हूँ। मैंने इस असेंबली को अंदर कूलर से निकालकर जमीन पर रख दिया है। मैंने आधा इंच का पीवीसी पाइप फ्रेम बनाया है और इस फ्रेम के ऊपर स्प्रिंकलर लगाए हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। इस फ्रेम में 4 पैर हैं। पीवीसी पाइप फ्रेम के नीचे एक 12 वॉट का पानी पंप लगा हुआ है। स्प्रिंकलर में बारीक छेद होते हैं और पानी की गंदगी के कारण ये छेद आसानी से बंद हो जाते हैं। तो एक फिल्टर बैग पानी पंप पर कवर किया गया। यहाँ मैंने अधिक गंदगी धारण क्षमता के लिए पॉलिएस्टर फैट फिल्टर बैग का उपयोग किया है। पॉलिएस्टर फैट बैग को मोटर पाइप से जोड़ना संभव नहीं है, इसलिए मैंने पॉलिएस्टर फैट बैग में एक पॉलिएस्टर कपड़े का टुकड़ा सिल दिया है। इस विधि से मैं धागे का उपयोग करके इस कपड़े को आसानी से मोटर पाइप में लपेट सकता हूँ। अब मैं पानी पंप पाइप से धागा हटाकर फिल्टर बैग हटा रहा हूँ। अब फिल्टर बैग को पंप से हटा दिया गया है। अब पंप दिख रहा है। ये वाटर पंप मैंने स्थानीय स्तर पर 120 रुपये की कीमत पर खरीदा है। इसकी बिजली खपत मात्र 12 वॉट है। वाटर पंप का पीवीसी पाइप फ्रेम से कनेक्शन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये स्प्रिंकलर असेंबली हम आसानी से घर पर बना सकते हैं। बनाने के लिए हमें आधा इंच पीवीसी पाइप, पीवीसी एंड कैप, पीवीसीटी, एल्बो, निपल आदि सामग्री खरीदनी होगी। यहाँ तक कि अगर आप हार्डवेयर स्टोर में स्प्रिंकलर असेंबली की फोटो दिखाते हैं तो भी वे आपको सारी सामग्री देंगे। स्प्रिंकलर हम ऑनलाइन या कीटनाशक छिड़काव पंप मरम्मत की दुकान से खरीद सकते हैं। स्प्रिंकलर के अन्य डिजाइन भी स्वीकार्य हैं। असेंबली। अगले उदाहरण में हम BLDC एयर कूलर की पूरी असेंबली प्रक्रिया देखेंगे। ये कंटेंट डिसअसेंबली प्रक्रिया कंटेंट से भिन्न है। असेंबली और डिसअसेंबली को समझने से आप सभी कंटेंट को अच्छी तरह से समझ जाएंगे या आपको इस कूलर बनाने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले मैंने शीट मेटल फैब्रिकेशन एजेंसी से मुख्य बॉडी का निर्माण किया। इस मुख्य बॉडी में 4 एयर इनटेक विंडोज दी गई हैं। यहाँ पानी के रिसाव से बचने के लिए मैंने सभी जॉइंट्स को एरोल्डाइट एपॉक्सी पेस्ट से भर दिया है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट रूप से समझने के लिए सभी जोड़ों का क्लोज अप व्यू दिखा रहा हूँ। कूलर का सम्प या वाटर स्टोरेज टैंक भी दिखाई दे रहा है। इसकी क्षमता 50 लीटर है। इस मेन बॉडी की ऊंचाई 35 इंच, लंबाई और चौड़ाई 16 इंच है। विंडो का आकार 11.5 बाई 11.5 इंच है। फैन के माउंटिंग बॉक्स और त्रिकोणीय स्क्रीन को ठीक से टिकाने के लिए ऊपरी किनारों को समतल बनाया गया है। यहाँ मैं आपको सभी विवरण दिखाने के लिए बॉडी को घुमा रहा हूँ। अधिकतम एयर इनटेक के लिए इस बॉडी में 4 विंडोज प्रदान की गई हैं।
बाहर से दिखने वाले बॉडी के जॉइंट्स को भी एपॉक्सी पेस्ट या सिलिकॉन रबर से सील कर दिया गया है। मैंने सम्प या वाटर स्टोरेज टैंक के तल में आधा इंच का छेद किया है और रिसाव से बचने के लिए रबर वॉशर की मदद से उसमें ड्रेन कॉक फिट किया है। इस कॉक का उपयोग कूलर के गंदे पानी को निकालने के लिए किया जाता है। साथ ही इस वाटर कॉक में पाइप भी जुड़ा हुआ है। गंदे पानी की निकासी के लिए इस पाइप को कमरे के बाहर तक बढ़ाया जा सकता है। अब ड्रेन कॉक का क्लोज अप व्यू दिखाई दे रहा है। अब मैंने फिल्टर बैग ले लिया है। इस फिल्टर बैग का आधा हिस्सा पॉलिएस्टर फैल्ट मटेरियल से बना है। ये सामग्री बिना बुने हुए होने के कारण कम मजबूती वाली होती है, तो जीवन और ताकत बढ़ाने के लिए पॉलिएस्टर फेल्ट के ऊपर और नीचे नेट सिले हुए हैं। इस बैग का अन्य आधा हिस्सा पॉलिएस्टर फैब्रिक का है। अब मैं पॉलिएस्टर बैग में वाटर पंप मोटर डाल रहा हूँ। मुझे इस बैग के बॉटम में मोटर डालने की जरूरत है। अब मैं इस पॉलिएस्टर बैग के मुंह को मोटर पाइप पर लपेट रहा हूँ। अंत में फिल्टर बैग के मुंह के चारों ओर धागा लपेट रहा हूँ, ताकि मोटर में गंदगी के प्रवेश से बचने के लिए कोई गैप न रहे। इस फिल्टर बैग का उद्देश्य सभी गंदगी को बैग में ही फंसाना है, और इसलिए कोई भी गंदगी स्प्रिंकलर नोजल में नहीं जाएगी। स्प्रिंकलर नोजल में छोटे छोटे छेद होते हैं। अगर गंदगी मोटर पाइपिंग में चली जाए तो ये छोटे छेद तुरंत बंद हो जाते हैं। अब फिल्टर बैग को धागे की मदद से मोटर पाइप से जोड़ दिया गया है और बैग का मुंह पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मोटर सम्प या वाटर स्टोरेज टैंक से पानी खींचती है, जिसे फिल्टर बैग द्वारा फिल्टर किया जाता है। इस फिल्टर किए गए पानी को स्प्रिंकलर के माध्यम से छिड़का जाता है, जो शीतलन प्रभाव देता है। मैंने अपने घर की दीवार में उस जगह पर एक छेद कर दिया है जहां मैंने कूलर रखा है। अब मैं इस कूलर ड्रेन पाइप को इस छेद में डाल रहा हूँ। हर दिन या 2 दिन में एक बार मैं कूलर का पानी निकाल देता हूँ। पानी निकालने के लिए मुझे बस इस ड्रेन कॉक को खोलना होगा। अब मैं कूलर की मुख्य बॉडी में 4 लेयर एयर कूलिंग स्क्रीन लगा रहा हूँ। इस स्क्रीन की 4 परतें ओवरलैप की गई हैं और सभी परतों को इकट्ठा करने के लिए किनारों को सिला गया है। सुई और धागे से हाथ से सिलाई की गई है। ऐसा ऑपरेशन और सफाई के दौरान परतों को अलग होने से बचाने और उन्हें हर समय बरकरार रखने के लिए किया जाता है। अब मैं इस 4 परत वाली स्क्रीन को कूलर बॉडी में स्थित कर रहा हूँ। रिसाव से बचने और अच्छे लुक के लिए उचित अलाइनमेंट महत्वपूर्ण है। इस स्क्रीन को ठीक से लगाने के लिए कूलर बॉडी के प्रत्येक किनारे के केंद्र के पास छेद प्रदान किया गया है। स्क्रीन को कूलर बॉडी के ऊपरी किनारे के साथ अलाइन करें। मैंने सुई और धागा ले लिया है। मैंने 4 लेयर स्क्रीन और कूलर बॉडी होल में सुई और धागा डाला है। कूलर बॉडी के साथ स्क्रीन को फिक्स करने के लिए धागे पर कसकर गांठ लगाएं। अतिरिक्त धागे को कैंची से काटें। कूलर बॉडी पर सभी 4 छेदों के लिए यही प्रक्रिया दोहराएं। कूलर बॉडी के साथ प्रत्येक फिक्सिंग समय स्क्रीन अलाइनमेंट आवश्यक है। अब स्क्रीन को 4 स्थानों पर बॉडी से जोड़ा गया है। स्क्रीन में सिलवटें हटाएं। साथ ही सही अलाइनमेंट के कारण यह अच्छा दिख रहा है। ये स्क्रीन पीवीसी सामग्री से बनाई गई है। यह एक मच्छर स्क्रीन है जो आमतौर पर मच्छरों से बचने के लिए घर की खिड़कियों में लगाई जाती है। आप इसे किसी भी हार्डवेयर स्टोर से आसानी से खरीद सकते हैं। हमने अलग अलग टाइप की नेट स्क्रीन आजमाई है। केवल इसी प्रकार का नेट अच्छा है जो हवा को ठंडा करने में प्रभावी पाया गया है, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अब स्प्रिंकलर असेंबली को उठा रहा हूँ और कूलर सम्प या वाटर स्टोरेज टैंक में डाल रहा हूँ। इस स्प्रिंकलर असेंबली में कुल 6 नट स्प्रिंकलर हैं। सुनिश्चित करें कि सभी स्प्रिंकलर ऊपर की ओर स्थित हों ताकि वे स्प्रे कर सकें। साइड स्क्रीन या नीचे की तरफ छिड़काव की अनुशंसा नहीं की जाती है। स्प्रिंकलर असेंबली को सम्प या वाटर स्टोरेज टैंक के केंद्र में रखें। स्प्रिंकलर असेंबली के पैरों में मोटर के साथ फिल्टर बैग रखा जाना चाहिए। बिजली आपूर्ति के लिए पानी की मोटर केबल को कूलिंग नेट के नीचे से बाहर की ओर निकाला जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए पानी की मोटर केबल पर कोई खुला तार न रखें। विशेषकर जहां केबल जोड़ है वहां इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए इसे कूलर बॉडी से बाहर आना चाहिए। अब आप जो देख रहे हैं वह 2 परतों वाली त्रिकोणीय फिल्टर स्क्रीन है। 2 परतों के कारण ये स्प्रिंकलर से निकलने वाली पानी की बूंदों को रोकता है। BLDC फैन मोटर को पानी की बूंदों से भी बचाता है। साथ ही हम पानी की बूंदों के बिना ऐसी हवा को आरामदायक महसूस करेंगे। इसके निचले हिस्से का आयाम 16 इंच गुना 16 इंच है। इसकी ऊंचाई 15 इंच है। इसे सुई और धागे का उपयोग करके हाथ से सिला गया है। अधिक सतह क्षेत्रफल के लिए इसका आकार बहुत बड़ा रखा गया। बड़े आकार के कारण हमें अधिक वायु प्रवाह और अधिक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। बड़े हुए सतह क्षेत्र से अधिक हवा पास होगी, यानी एयर कूलर की वायु प्रवाह दर अधिक होगी। साथ ही गीली स्क्रीन का सतह क्षेत्रफल बढ़ने से हवा अधिक ठंडी होगी। इस फिल्टर स्क्रीन के नीचे की ओर एक PVC पाइप चौकोर फ्रेम है जो धागे की सिलाई से जुड़ा हुआ है। यह पाइप फ्रेम इस त्रिकोणीय फिल्टर स्क्रीन के आकार को बनाए रखता है। यह पाइप फ्रेम कूलर बॉडी पर इंस्टॉलेशन के बाद इस फिल्टर स्क्रीन को कूलर के अंदर गिरने से भी बचाता है। अब मैं इस त्रिकोणीय फिल्टर स्क्रीन को कूलर बॉडी के टॉप किनारों पर लगा रहा हूँ।
कूलर बॉडी के टॉप किनारों को हॉरिजॉन्टल बनाया गया है। ये फिल्टर स्क्रीन के उचित माउंटिंग में फायदेमंद है। मैं फिल्टर स्क्रीन को कूलर बॉडी के टॉप किनारों के साथ अलाइन कर रहा हूँ। अब मैंने फैन माउंटिंग बॉक्स ले लिया है। अब मैं आपको इस बॉक्स के निर्माण और डिज़ाइन के विवरण के बारे में बताऊंगा। यह 1 मिलीमीटर मोटी SS204 ग्रेड स्टेनलेस स्टील शीट से बना है। मेरी ड्राइंग के अनुसार इसका निर्माण शीट मेटल फैब्रिकेशन एजेंसी द्वारा किया गया है। इसकी ऊंचाई 20 इंच, लंबाई और चौड़ाई 16 इंच है। इसके फैन माउंटिंग स्क्वायर होल का साइज 11.5 इंच है। मैंने BLDC एग्जॉस्ट फैन लिया है। मैं फैन माउंटिंग बॉक्स के स्क्वायर होल में BLDC एग्जॉस्ट फैन लगा रहा हूँ। विद्युत आपूर्ति के लिए फैन के केबल को फैन माउंटिंग बॉक्स से बाहर आना आवश्यक है। अब मैंने फैन माउंटिंग बॉक्स के स्क्वायर होल में आसानी से BLDC फैन स्थापित कर दिया है। पंखे का वजन करीब 1.5 किलोग्राम है। अब देखिए फैन माउंटिंग बॉक्स में फैन लगा हुआ है। यह अच्छा लग रहा है। इस BLDC एग्जॉस्ट फैन के सामने 3 कोलैप्सिबल फ्लैप दिए गए हैं। इससे वायु प्रवाह को दिशा मिलेगी। शीर्ष फ्लैप पर BOPP एडहीसिव टेप लगाएं ताकि यह बंद न हो या हवा के प्रवाह का विरोध न करे। अब मैं फैन माउंटिंग बॉक्स उठा रहा हूं और इसे त्रिकोणीय फिल्टर स्क्रीन पर रख रहा हूं। इस फिल्टर स्क्रीन को त्रिकोणीय आकार दिया गया है। ये BLDC एग्जॉस्ट फैन को फिल्टर स्क्रीन से फाउल होने से बचाने के लिए है। अब बॉक्स के अंदर त्रिकोणीय फिल्टर स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब मैं फैन माउंटिंग बॉक्स के शीर्ष पर ढक्कन लगा रहा हूँ। इससे फैन माउंटिंग बॉक्स ऊपर की तरफ से बंद हो जाएगा। अब कूलर असेंबली प्रक्रिया पूरी हो गई है। ये बहुत सरल है और इस DIY प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत कम हिस्सों की आवश्यकता होती है। इसकी बॉडी स्टेनलेस स्टील शीट से बनी है, इसलिए अच्छा लग रहा है। इस पूरे कूलर की कीमत उस कूलर की कीमत के बराबर है जो हम दुकान से खरीदते हैं। अब मैं कूलर के सम्प या वाटर स्टोरेज टैंक को पानी से भर रहा हूँ। देखें कि कूलर के सम्प या वाटर स्टोरेज टैंक में पानी गिर रहा है। अब मैंने BLDC फैन और पानी का पंप चालू कर दिया है। अब देखिए पंखे का घूमना दिखाई दे रहा है और कूलर से ठंडी हवा आ रही है। स्प्रिंकलर से पानी छोटी छोटी बूंदों के रूप में बह रहा है। प्रवाह की मात्रा सभी 5 स्क्रीनों को गीला करने के लिए पर्याप्त है। मैं BLDC एयर कूलर से ताजी ठंडी और धुली हुई हवा का आनंद ले रहा हूँ। इस कूलर में दुकान से खरीदे जाने वाले कूलर की तुलना में शोर का स्तर बहुत कम है। साथ ही बिजली की खपत भी बहुत कम 32 वाट है, जिससे मेरा बिजली बिल का पैसा बचेगा। इसमें हनीकॉम्ब पैड या ग्रास पैड नहीं है, लेकिन पारंपरिक एयर कूलर की तुलना में इसका शीतलन प्रभाव या कूलिंग इफेक्ट बेहतर है। यदि मुझे अधिक हवा चाहिए तो शीर्ष ढक्कन क्षेत्र में एक और BLDC पंखा लगाया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये कूलर बनाने की प्रक्रिया कैसी लगी, कृपया कमेंट करें। कृपया अपने घर पर ऐसे कूलर बनाएं। इस कूलर को महीने में एक बार सफाई की जरूरत होती है। सभी नेट्स हटा दें और 1 घंटे के लिए साबुन के घोल में भिगो दें। उसके बाद ब्रश या प्रेशर वॉशर से साफ करें। फिल्टर बैग को 1 घंटे के लिए साबुन के घोल में भिगो दें, फिर हाथ से धो लें या वॉशिंग मशीन में धो लें। वाटर स्टोरेज टैंक की सतह को ब्रश या प्रेशर वॉशर से साफ करें। सभी स्प्रिंकलर निकालें, उन्हें अलग करें, साबुन के पानी में भिगोएं और ब्रश से गंदगी साफ करें। इवेपोरेटिव कूलर का संचालन करते समय कूलिंग इफेक्ट प्राप्त करने के लिए कूलर तक ताज़ी हवा पहुंचाना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए कमरे में ताज़ी हवा पाने के लिए खिड़कियां आंशिक रूप से खोली जाती हैं, लेकिन जब हम खिड़कियां खोलते हैं तो मच्छर और धूल घर के अंदर आ जाते हैं। घर को धूल और मच्छरों से कैसे मुक्त रखें, कृपया मेरा यह वीडियो देखें। अब आप जो देख रहे हैं वह BLDC एग्जॉस्ट फैन है। इसका निर्माण एटमबर्ग द्वारा किया गया है। BLDC फैन टेक्नोलॉजी बाजार में धूम मचा रही है। यह एनर्जी एफिशिएंट है और बिजली बिल की लागत में कटौती करने में मदद करता है। एक ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर BLDC डायरेक्ट करंट बिजली पर काम करती है। BLDC मोटरों में इंडक्शन मोटरों में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बजाय परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। इसकी बिजली खपत मात्र 20 वाट है। इसकी वायु प्रवाह दर 1150 घन मीटर प्रति घंटा है। ये प्रवाह दर सेंट्रीफ्यूगल फैन की प्रवाह दर के बराबर है, जैसा कि इस कूलर में पहले लगाया गया था। ये BLDC एग्जॉस्ट फैन ब्लेड 1300 RPM पर घूमता है। इसकी कीमत 2500 रुपये है। इसका वजन करीब 1.5 किलोग्राम है। ये BLDC निकास पंखा बहुत टिकाऊ, स्टेबल और लंबे समय तक चलने वाला है। इसके प्लास्टिक पंखे का व्यास 250 मिलीमीटर या 10 इंच है। बॉल बेयरिंग और चलने वाले हिस्सों के कम वजन के कारण इस BLDC एग्जॉस्ट फैन का जीवन काल अधिक है। BLDC वाइंडिंग में कम वाइंडिंग समस्याओं के साथ लंबी उम्र सुनिश्चित करने के लिए मोटी तांबे की केबल होती है। ये पंखे ज्यादा गर्म नहीं होते। इसकी BLDC मोटर में मेंटेनेंस की कम आवश्यकताओं के साथ उच्च एफिशिएंसी है। परमानेंट मैग्नेट में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तुलना में कम हीट लॉस और ऊर्जा होती है।
एक BLDC मोटर अल्टरनेट करंट को DC में परिवर्तित करती है, जो बिजली के उतार चढ़ाव और कम वोल्टेज पर काम करता है। BLDC पंखे के रोटर और स्टेटर में कार्बन ब्रश नहीं होते हैं, इसलिए ब्रश के रिप्लेसमेंट में कोई छिपी हुई मेंटेनेंस कॉस्ट शामिल नहीं है। इंडक्शन मोटर में कार्बन ब्रश होते हैं जो घर्षण पैदा करते हैं, जिससे शोर पैदा होता है। ब्रश की अनुपस्थिति के कारण BLDC पंखे में शून्य घर्षण होता है, इसलिए शोर पैदा करना और स्पार्क उत्पन्न करना असंभव है। BLDC पंखे हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए उच्च टॉर्क बनाए रखते हैं। साधारण पंखे इन्वर्टर पर बोझ डालते हैं क्योंकि वे बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं। वे आपके इन्वर्टर को जल्दी खत्म कर देते हैं। इसके विपरीत BLDC पंखे कम ऊर्जा की खपत करते हैं और इन्वर्टर पर 3 गुना अधिक समय तक काम करते हैं, जिससे आप एक साथ कई BLDC पंखों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि आपके बिजली बिल में लगभग 1500 से 2000 रुपये की वार्षिक बचत को ध्यान में रखते हुए BLDC पंखे की अधिक कीमत उचित है। लंबे समय में आप ऊर्जा बचत के माध्यम से कीमत वसूल कर सकते हैं। ये पंखे इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित होते हैं और गति और मोटर टॉर्क या बल को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार ये पंखे अत्यधिक एफिशिएंट परफॉर्मेंस प्रदान करते हैं। नियमित पंखों के विपरीत जो एक मैकेनिकल स्विच का उपयोग करते हैं, BLDC पंखे एक इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करते हैं। वेयर एंड टेयर के कारण उनके फेलियर होने की संभावना कम होती है। इंट्रोडक्शन। एयर कूलर तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, खासकर उन देशों में जहां गर्मी अधिक होती है, क्योंकि वे पारंपरिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम का विकल्प प्रदान करते हैं जो अधिक कॉस्ट इफेक्टिव और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक दोनों है। विश्व वर्तमान में कूलिंग के लिए किफायती पहुंच प्रदान करने और पर्यावरणीय क्षरण को कम करने की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। इवेपोरेटिव एयर कूलर रेफ्रिजरेंट मुक्त, बजट अनुकूल, रखरखाव में आसान और एयर कंडीशनर की तुलना में 80% कम बिजली की खपत करते हैं। इसलिए उनकी पेनिट्रेशन में वृद्धि ऊर्जा की मांग को कम करने, थर्मल कंफर्ट को बढ़ाने और स्पेस कूलिंग तक व्यापक पहुंच प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में कार्य करेगी। इवेपोरेटिव कूलर कम ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों में घर को ठंडा करने का एक प्राकृतिक और एनर्जी एफिशिएंट तरीका है। वे वाटर सैचुरेटेड पैड के ऊपर बाहरी हवा को प्रवाहित करके काम करते हैं, जिससे हवा का तापमान कम हो जाता है। ये प्रणालियां कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों उद्देश्यों के लिए लागू हैं और इन्हें बड़े पैमाने पर तैनात किया जा सकता है। ये तकनीक पानी का उपयोग करती है, जो एक प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट है और पर्यावरण के अनुकूल है। इनकी कीमत एक एयर कंडीशनर का लगभग 5वां हिस्सा है। अंत में, गर्मियों की तीव्र गर्मी से निपटने के लिए एयर कूलर एक आदर्श विकल्प के रूप में उभरे हैं, जो अफोर्डेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड इको फ्रेंडलीनेस का मिश्रण पेश करते हैं। इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ। प्रिंसिपल। एयर कूलर हवा के तापमान को कम करने के लिए पानी को इवेपोरेट करके काम करते हैं। इवेपोरेशन की प्रक्रिया हवा में पानी की छोटी बूंदें छोड़ती है और हवा से गर्मी को दूर करती है, जिससे ये ठंडी और अधिक आरामदायक हो जाती है। लो ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों में हवा में पानी का इवेपोरेशन कूलिंग का एक प्राकृतिक और एनर्जी एफिशिएंट साधन प्रदान करता है। वाटर सैचुरेटेड पैडों के ऊपर से बाहरी हवा गुजारने से हनीकॉम्ब पैड में मौजूद पानी इवेपोरेट हो जाता है, जिससे घर में प्रवेश करने से पहले हवा का तापमान कम हो जाता है। हवा में तापीय ऊर्जा का उपयोग करके तरल पानी को वाष्प में परिवर्तित करना है, जिसके परिणामस्वरूप हवा का तापमान कम हो जाता है। प्राकृतिक इवेपोरेटिव कूलिंग का एक सरल उदाहरण पसीना है, जो शरीर द्वारा स्रावित होता है, जिसका वाष्पीकरण शरीर को ठंडा करता है। हीट ट्रांसफर की मात्रा इवेपोरेशन दर पर निर्भर करती है। इवेपोरेशन की दर हवा के तापमान और ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती है। यही कारण है कि नमी वाले दिनों में पसीना अधिक जमा होता है, क्योंकि यह पर्याप्त तेजी से इवेपोरेट नहीं होता है। एक साधारण इवेपोरेटिव कूलर का पानी इवेपोरेट होकर पर्यावरण में चला जाता है और पुनः प्राप्त नहीं होता है। एक इंटीरियर स्पेस कूलिंग यूनिट में वाष्पित पानी को अब ठंडी हवा के साथ स्पेस में लाया जाता है। लिक्विड पानी से वाटर वेपर में फेज ट्रांजिशन के माध्यम से शुष्क हवा का तापमान काफी कम किया जा सकता है। ये रेफ्रिजरेशन की तुलना में बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करके हवा को ठंडा कर सकता है। एडवांटेजेस ऑफ एयर कूलर। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट। वे हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों का उत्पादन नहीं करते हैं, जिससे वे पर्यावरण के लिए अधिक सस्टेनेबल विकल्प बन जाते हैं। एयर कूलर को सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल घरेलू उपकरणों में से एक माना जाता है, क्योंकि वे ऊर्जा कुशल होते हैं और उनमें रासायनिक रेफ्रिजरेंट पर निर्भर होने के बजाय प्राकृतिक कूलिंग प्रक्रिया होती है। एयर कूलर का चयन करके उपभोक्ता अपने कार्बन फुटप्रिंट को काफी हद तक कम कर सकते हैं और एक हेल्थियर प्लैनेट में योगदान कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ।
थर्मल कंफर्ट प्राप्त करने के लिए कूलिंग तक पहुंच अब एक विलासिता नहीं है, बल्कि जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार और बढ़ी हुई उत्पादकता के लिए एक आवश्यकता है। थर्मल कंफर्ट को एक व्यक्तिपरक स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहां कोई व्यक्ति अपने थर्मल वातावरण से संतुष्ट होता है। किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कल्याण और समग्र उत्पादकता के लिए थर्मल कंफर्ट प्राप्त करना और अनुभव करना आवश्यक है। एयर कूलर न केवल तापमान को कम करते हैं, बल्कि हवा में नमी भी जोड़ते हैं, जो किसी इमारत के भीतर हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार कर सकता है और लोगों के लिए अंदर रहना अधिक आरामदायक बना सकता है। इंडोर एयर पोल्यूशन। जैसे जैसे अधिक लोग घर के अंदर वायु प्रदूषण के उनके स्वास्थ्य और खुशहाली पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूक होंगे, यह अनुमान लगाया गया है कि एयर कूलर की मांग बढ़ेगी, जो पारंपरिक कूलिंग विधियों का एक स्वस्थ विकल्प है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम के विपरीत, जो समान हवा को रिसर्कुलेट करता है, इवेपोरेटिव कूलर घर में ताजी हवा की एक स्थिर धारा प्रदान करते हैं। इसके अलावा एयर कूलर हवा से धूल और अन्य कणों को हटाकर हवा की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद कर सकते हैं, जिससे सांस लेना स्वस्थ हो जाता है। एनर्जी एफिशिएंट। एयर कूलर का एक मुख्य लाभ यह है कि उन्हें पारंपरिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तुलना में एनर्जी एफिशिएंट माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कमरे को ठंडा करने के लिए कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनके पास कंप्रेसर नहीं है, जो मुख्य ऊर्जा खपत करने वाला घटक है, जिसके परिणामस्वरूप मासिक बिजली बिल कम होता है और पर्यावरण पर प्रभाव कम होता है। साथ ही शुरुआती लागत भी कम है। एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। अपनी अफोर्डेबिलिटी के बावजूद एयर कूलर इंडोर स्थानों को ठंडा करने में अत्यधिक कुशल हैं। नेचुरल वाटर इवेपोरेशन प्रक्रिया का उपयोग करके ये कूलर हानिकारक रेफ्रिजरेंट की आवश्यकता के बिना ठंडी हवा की एक स्थिर धारा प्रदान करते हैं। पोर्टेबिलिटी, वर्सेटिलिटी एंड कन्वीनियंस। एयर कूलर विभिन्न प्रकार के आकारों और कॉन्फ़िगरेशंस में उपलब्ध हैं, जिनमें पोर्टेबल प्रकार भी शामिल हैं, जिन्हें जल्दी से एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया जा सकता है या बाहर उपयोग किया जा सकता है। उनकी अनुकूलनशीलता के परिणामस्वरूप एयर कूलर आवासीय घरों, कार्यालयों, कार्यशालाओं और बाहरी कार्यक्रमों सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं। एयर कूलर हर जरूरत और पसंद के अनुरूप विभिन्न आकार, साइज और डिजाइन में आते हैं। रिमोट कंट्रोल, टाइमर सेटिंग्स और एडजस्टेबल पंखे की गति जैसी सुविधाओं के साथ एयर कूलर उपयोगकर्ताओं के लिए बेजोड़ वर्सेटिलिटी, प्रतिभा और सुविधा प्रदान करते हैं। इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। इवेपोरेटिव कूलिंग तकनीक में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप एयर कूलर डिजाइन तैयार हुए हैं जो अधिक कुशल और प्रभावी दोनों हैं। बाजार का विस्तार उन्नत कूलिंग पैड, वेरिएबल स्पीड मोटर्स और उन्नत नियंत्रण प्रणाली जैसे इनोवेशन से प्रेरित है। ये इनोवेशंस उपयोगकर्ता के लिए प्रदर्शन और अनुभव दोनों को बढ़ाते हैं। अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में कूलिंग समाधानों की मांग उभरती अर्थव्यवस्थाओं में हो रहे तेजी से शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से प्रेरित हो रही है। एयर कूलर एक कूलिंग समाधान प्रदान करते हैं जो लागत प्रभावी और स्केलेबल दोनों है, जो उन्हें घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के लिए आदर्श बनाता है, जहां एयर कंडीशनिंग सिस्टम तक सीमित पहुंच होती है। नो इंस्टॉलेशन इज रिक्वायर्ड। आमतौर पर एयर कूलर एक सरल प्लग एंड प्ले प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जिससे आपको एयर कंडीशनर के लिए आवश्यक कठिन इंस्टॉलेशन प्रक्रिया से गुजरने की परेशानी से राहत मिलती है। ईज ऑफ मेंटेनेंस। एयर कूलर का रख रखाव काफी सरल होता है, क्योंकि इसमें हटाने योग्य भागों के साथ एक सरल डिजाइन होता है जिसे साफ करना आसान होता है। यूनिट को दोबारा जोड़ने से पहले पानी की टंकी और कूलिंग पैड को आसानी से हटाया, धोया और सुखाया जा सकता है। एयर कूलर के इष्टतम कामकाज के लिए उसे साफ करना और उसका अच्छी तरह से रखरखाव करना आवश्यक है। अफोर्डेबिलिटी। यदि आप किफ़ायती कूलिंग और एनर्जी एफिशिएंसी की तलाश में हैं, तो आपको आज ही अपने घर के लिए एक एयर कूलर खरीदना चाहिए। इसके अतिरिक्त एयर कूलर की परिचालन लागत कम होती है, जिससे वे घरों और कार्यालयों को ठंडा करने के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प बन जाते हैं। साइजिंग एंड सिलेक्शन। इवेपोरेटिव कूलरों की रेटिंग उनके द्वारा घर तक पहुंचाई जाने वाली हवा के क्यूबिक फीट प्रति मिनट (CFM) के आधार पर की जाती है। लिमिटेशंस। ड्रॉबैक्स ऑफ इवेपोरेटिव कूलर्स। नॉट सूटेबल फॉर वेरी हाई क्लाइमेट्स। किसी कमरे या घर के हिस्से को ठंडा करने के लिए खिड़कियों में छोटे हॉरिजॉन्टल फ्लो वाले कूलर लगाए जाते हैं। ये पोर्टेबल इवेपोरेटिव कूलर मॉडरेट क्लाइमेट्स में अच्छा काम करते हैं, लेकिन हॉट क्लाइमेट्स में किसी कमरे को पर्याप्त रूप से ठंडा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। मेंटेनेंस और सूटेबिलिटी। हालांकि उन्हें रेफ्रिजरेटेड एयर कंडीशनर की तुलना में अधिक लगातार रखरखाव की आवश्यकता होती है और वे केवल कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। इवेपोरेटिव कूलरों को हर मौसम में बड़ी सफाई की आवश्यकता होती है और ठंड के मौसम के दौरान कई बार नियमित मेंटेनेंस की आवश्यकता हो सकती है। कूलर जितना अधिक चलेगा, उसे मेंटेनेंस की उतनी ही अधिक आवश्यकता होगी। वाटर कंजम्पशन। अपनी प्रकृति के अनुसार इवेपोरेटिव कूलर भी लगातार पानी का उपयोग करते हैं।
सीमित जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में घर के मालिक एवापोरेटिव कूलर जोड़ने के जल उपयोग प्रभाव के बारे में चिंतित हो सकते हैं। यूज इन ह्यूमिड एरियाज। ह्यूमिड क्लाइमेट्स या कम ड्राई बल्ब तापमान वाले क्षेत्रों में एवापोरेटिव कूलर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे आपके घर में हवा में नमी जोड़ते हैं। इसके अलावा वे आपके घर को उतना ठंडा नहीं करते जितना एक एयर कंडीशनर करता है। उस परिदृश्य में हवा अत्यधिक संतृप्त हो जाएगी, वाष्पीकरण प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और एवापोरेटिव एयर कूलर कम प्रभावी हो जाएंगे। मेंटेनेंस ऑफ एवापोरेटिव कूलर। अपने एवापोरेटिव कूलर को नियमित रूप से खाली करके और साफ करके अपना बहुत सारा काम और पैसा बचाएं। जमा हुई स्केल्स और मिट्टी को नियमित रूप से हटाया जाना चाहिए। गर्म क्लाइमेट्स में जहां कूलर ज्यादातर समय चलता है, महीने में कम से कम एक बार हनीकॉम्ब पैड, फिल्टर, जलाशय और पंप की जांच करें। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें प्रेरित करता है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हमें नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। नमस्ते, जल्द ही आपसे कुछ अलग इनोवेटिव कंटेंट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग और संपादन मेरी प्यारी बेटी डॉक्टर मानसी अंबिलवाडे MBBS द्वारा।